तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ ब्रायोफाइटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया ब्रायोफाइटा, मार्केंशिया। So this is the classification of Markensia. The division is Bryophyta, class Hepaticopsida, order Markensiales, family Markensiaceae and genus Markensia. मार्केंशिया के डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है ये। अबाउट 65 स्पीशीज़ वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसमें से 12 स्पीशीज़ इंडिया में रिपोर्टेड हैं। इंडिया में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर मार्केंशिया पामेटा, मार्केंशिया शिमलाना, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया इंडिका, इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। और जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है वो काफ़ी हाइट पर भी देखने को मिल जाता है। ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केंशिया, कुछ नए शब्द आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मार्केंशिया इज ऑल्सो ए हेपेटिकॉप्सिडास मेंबर, सो इट इज़ ऑल्सो ए लिवर लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आपने रिक्सिया के बारे में पढ़ा था। तो ये ऐसे ही डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और प्रोस्ट्रेट होगा, यानी कि लेट करके ग्रोथ करने वाला होगा। इसके अलावा ये डॉर्सी वेंट्रल होगा। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स डॉर्सल पोर्शन, अपर पोर्शन, जैसे हमारे हथेली का ऊपर का पोर्शन होता है और वेंट्रल नीचे का पोर्शन। सो डॉर्सी वेंट्रल ग्रीन कलर का होता है। और जैसे वहाँ पर प्रेजेंट थी मिडरिप, सिमिलरली यहाँ भी मिडरिप प्रेजेंट होगी। यहाँ भी एपिकल नॉच होगी। इस एपिकल नॉच जो है इसके ऊपर ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो जैसे हमने रिक्सिया में पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और डेफिनेटली हमको दोनों ही स्ट्रक्चर्स में, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमें दोनों पढ़ने होंगे, डॉर्सल सरफेस व्यू एंड वेंट्रल सरफेस व्यू। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप अगर डॉर्सल पोर्शन पे देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये लोब्ड दिखाई देता है। इट इज़ डायोशियस इन नेचर। मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर लगते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए कि मेल थैलस और फीमेल थैलस बोथ आर डिफरेंट। फिर एंथेरिडियोफोर, आर्कीगोनियोफोर, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्केंशिया में आपको देखने को मिलेंगे। देन जो अपर पोर्शन है, इट हैज़ पोर्स, अपर पोर्शन इज़ डार्क इन कलर। ओके, नाउ अगर मैं इसको पलट करके देखती हूँ, नीचे की तरफ देखती हूँ, तो मुझे क्या क्या दिखेगा। पहली बात तो ये लाइट ग्रीन कलर का दिखेगा। राइजॉइड्स और स्केल्स दो प्रेजेंट होंगे। राइजॉइड्स इज़ नॉट ए न्यू टर्म फॉर यू, अगर आपने रिक्सिया को पढ़ लिया है तो। अनब्रांच्ड यूनिसेल्युलर होंगे, दो तरीके के होंगे, ट्यूबरकुलेटेड एंड सिंपल। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि एक तो सिंपल राइजॉइड्स होते हैं लाइक दिस, और एक ट्यूबरकुलेटेड होते हैं जिसमें कि पैग लाइक आउटग्रोथ्स देखने को मिलते हैं, ठीक। यहाँ कुछ नया आया है, जो स्केल्स हैं दे आर 4 रोज में लगे हुए होते हैं और पर्पल कलर के स्केल्स होते हैं। क्यों होते हैं? एंथोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण ये पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। अब अगर हम स्केल्स को डिटेल में देखें तो ये जो स्केल्स हैं दो तरीके के होते हैं, एपेंडिकुलेट स्केल और सिंपल स्केल। एपेंडिकुलेट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कुछ अपेंडेज होगा इसके अंदर। तो एक तो सिंपल स्केल होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल स्केल, अभी आपको डायग्राम से मैं समझा दूंगी। एंड अपेंडिकुलेटेड स्केल्स जिसमें कि स्केल है और स्केल के ऊपर अपेंडेज, एक्स्ट्रा ग्रोथ जैसा कुछ निकला हुआ होगा। तो इस तरह की जो पार्ट होते हैं, जैसे दिस इज़ द मेन पार्ट, लार्जर पार्ट लिंगुएट टाइप का होता है, और दूसरा पार्ट जो है इट इज़ अपेंडेज। ओके, तो दिस इज स्मॉलर पार्ट एंड द डिस्टल एंड ऑफ द स्केल। तो ये अपेंडिकुलेटेड टाइप के स्केल्स कहलाते हैं। स्केल्स जो सिंपल स्केल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द थैलस, एंड जो अपेंडिकुलेटेड स्केल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द मिडरिब एंड नियर द सेंटर ऑफ द थैलस। ओके, सो इफ दिस इज अ थैलस, इफ़ दिस इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द थैलस, तो जो मिडरिप के पास जो प्रेजेंट होंगे, यहाँ होंगे, वो सब तो कौन से होंगे? अपेंडिकुलेटेड। और जो किनारों की तरफ होंगे दे आर सिंपल।
क्लियर? यहाँ जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, आप देख सकते हैं कि ये एक थैलस है और ये जो थैलस है मार्केंशिया के, दे आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स हैं, डॉर्सी वेंट्रल, प्रोस्टेट हैं, लेटे हुए हैं और इनके बीच में मिडरिप प्रेजेंट है। मेल और फीमेल थैलस अलग अलग तरीके का है और राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, गैमा कप्स प्रेजेंट हैं और एक ख़ास बात यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मेल पार्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट है एंथेरिडियोफोर और अगर फीमेल पार्ट है तो यहाँ प्रेजेंट है आर्कीगोनियोफोर और यहीं पे ही एंथेरिडिया और आर्कीगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको पानी और सतह दोनों की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस। तो ये यहाँ से जो एंथेरोजॉइड्स है दे विल मूव टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट, आर्कीगोनियोफोर के पास आते हैं, आर्कीगोनिया पर पहुँचते हैं और यहाँ पर ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर इसी को मैं पलट करके आपको दिखाऊं, हमने इसका देखा डॉर्सल व्यू और अगर हम वेंट्रल व्यू देखते हैं, इसको पलट करके देखते हैं, तो अभी मैंने आपको स्केल्स बताए हैं। देखिए ऑल दीज आर अपेंडिकुलेटेड स्केल्स। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि मिडरिप पर और मिडरिप के पास जो है अपेंडिकुलेटेड स्केल्स प्रेजेंट होंगे और जो सिंपल स्केल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द थैलस। सेकेंड वन, इट हैज़ राइजोइड्स और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द growth point. These cells are very important cells. Okay, so this is the growth point. Okay, you can see here the simple scales, the linguate scales, देन अपेंडिकुलेटेड स्केल्स, जो कि इसकी खासियत है। अपेंडिकुलेटेड स्केल्स में वही स्केल है लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल आती है, अपेंडेज निकल आती है। स्केल्स जो होते हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इनका बेसिक फंक्शन होता है नमी को बनाए रखना, है ना। तो मॉइस्चर को बनाए रखने का ये बेसिकली काम करते हैं। कैपिलरी फोर्स से ये मॉइस्चर को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सेव करके रखते हैं। इसके अलावा ये जो स्केल्स हैं ये ग्रोइंग रीजन के आसपास पाए जाते हैं और ग्रोइंग रीजन के आसपास पाए जाने के कारण ये उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजोइड्स हैं। तो राइजोइड, सिंपल राइजोइड्स एंड पैग लाइक राइजोइड्स। सिंपल राइजोइड्स का काम क्या होता है कि ये अटैचमेंट का काम करते हैं। पैग लाइक इन्वर्टेड ग्रोथ वाले जो पैग लाइक इन ग्रोथ वाले जो राइजोइड्स होते हैं they helps in absorption of water and minerals from the soil. Okay, so this is the internal structure of Markensia thallus. आप देख सकते हैं यहाँ पोर्स हैं, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं और इन एयर चैम्बर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट एक वॉल के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में बटे हुए, छोटे छोटे एरियाज में बटे हुए रहते हैं। हर एरिया के अंदर एक एक जो पोर है वो प्रेजेंट होता है। नीचे का जो सारा पोर्शन है इट इज़ स्टोरेज रीजन और इस स्टोरेज रीजन जो है इसके अंदर थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहीं पर ही कुछ सेल्स होंगी, हम ऐसे शो कर देते हैं इनको, तो कुछ सेल्स होंगी और दे आर म्यूसिलेजिनस सेल्स। ओके, तो कुछ म्यूसिलेजिनस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती है जिसमें ऑयल सेल्स भी देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये स्टोरेज रीजन है और इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं राइजोइड्स प्रेजेंट हैं और राइजोइड्स में भी के साथ ही यहाँ पर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया थैलस आप देख सकते हैं, ये एयर चैम्बर्स, इसके बीच में बैरल शेप्ड पोर्स प्रेजेंट हैं, सेप्टास बने हुए हैं और इन सेप्टा के बीच बीच में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इन एयर चैम्बर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स लगे हुए रहते हैं। ये सेप्टा का पाया जाना इसे डिफरेंशिएट करता है मार्केंशिया से। ओके, पोर्स भी डिफरेंट अलग तरीके के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मार्केंशिया की जो अपर एपिडर्मिस की सेल्स थी दे डोंट हैव क्लोरोफिल, बट यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट दे आर थिन वॉल्ड सेल्स। ओके, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है और नीचे का पूरा रीजन जो है ये स्टोरेज रीजन है। दे हैव इट हैज़ पैरेनकाइमेटस सेल्स और पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं
दे आर पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स। इसके बीच बीच में म्यूसिलेजिनस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये देखा गया कि यहाँ पर कभी कभी थिक वॉल्ड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम की बात हम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत होनी शुरू हुई हो। इसी तरह से दिस इज़ लोअर एपिडर्मिस और इसके बाद राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। जहाँ तक इसके पोर्स की बात है तो यहाँ स्पेसिफिक टाइप के पोर्स पाए जाते हैं। कैसे कैसे? दो तरीके के पोर्स होते हैं। देखिए, एक मैंने अभी आपको बताया क्रूसेट टाइप का पोर और एक मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेट टाइप का पोर। अब क्वाड्रेट तो यहाँ समझ में आ रहा है। देखिए इसमें क्या चीज़ है, ये दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये तो सारी की सारी एपिडर्मल सेल्स हैं। ये जो है ये पोर है। तो क्रूसीफॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें कि क्रॉस, जैसे कि हम सरसों में पढ़ेंगे आगे, ऐसे क्रूसीफॉर्म, ये तो क्रॉस शेप में है। दूसरा कौन सा है? सिंपल क्वाड्रेंट टाइप का। जो क्वाड्रेंट टाइप का पोर होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से लगी हुई होती हैं कि ये शेप बनाती हैं। देखिए कैसे शेप बनाई हुई है। यहाँ की जो सेल्स हैं इन्होंने, यहाँ जो सेल्स बनी हैं वो कैसी बनी हैं? कॉन्वेक्स शेप इसको प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, कॉन्वेक्स शेप प्रोवाइड कर रही हैं। और जबकि यहाँ जो सेल्स हैं, आप देखिए पोर तो बाद में बना है। अब इस ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट आप कीजिए। तो ये जो सेल्स हैं दे आर शोइंग ए प्रोजेक्शन इनसाइड द पोर। तो ये प्रोजेक्शन दिखाने के कारण ये तो क्रूसिएट टाइप के हो गए हैं और ये जो कॉन्वेक्स लेयर है इसके कारण ये कैसे हैं भाई? क्वाड्रेट टाइप के पोर्स देखने को मिलते हैं। ये पोर भी इस तरह के होते हैं जैसे कि हम गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ लगी हुई रहती हैं। तो जब इन्हें ऊपर से हम देखते हैं तो ये पोर खुले हुए मुंह की तरह, मतलब खुले हुए ऊपर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केंशिया में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 4 तरीके से होगा। अब आप एग्ज़ाम में जब लिखते हैं तो दिमाग में रखिए कि मुझे इस पॉइंट के नीचे 4 लिखना है। एग्ज़ाम्स में इस तरह के अगर आप जाते ही कॉपी में इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं तो पहली बात तो आप उस क्वेश्चन के लास्ट आने तक कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको एकदम क्रिस्टल पिक्चर क्लियर रहेगी। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी पिक्चर क्लियर रहती है कि इसने क्या लिखना है आगे। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट्स बनाना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स। ओके, सेकेंड वन इज एडवेंटेशियस ब्रांचेस एंड थर्ड वन इज बाय मीन्स ऑफ गैमा। अगर कोई भी पार्ट है जिसके अंदर ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट है उससे हो सकता है, एडवेंटेशियस ब्रांचिंग से हो सकता है, या फिर गैमा के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन मार्केंशिया की स्पेशलिटी है। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ आपको दिखाई देगी, एंथेरिडियोफोर फॉर द मेल पार्ट एंड आर्किगोनियोफोर फॉर द फीमेल पार्ट। अब जो एंथेरिडियोफोर है यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में एंथेरिडिया लगती हैं। आर्किगोनियोफोर में आर्किगोनिया लगती हैं। एंथेरोजॉइड और एग का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, यहाँ स्पोरोफाइट बनता है। अब रिक्सिया का स्पोरोफाइट वॉज द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इट हैज़ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, 3 पार्ट्स। और जो इसकी कैप्सूल है उसके अंदर भी आपको एक स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलेगी, दिस इज इलेटर्स। सो स्पोर्स एंड इलेटर्स का फॉर्मेशन होता है। आपको याद रखना है इलेटर्स जो हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। बताएंगे इनका काम क्या है। दे हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ द स्पोरेंजिया एंड दे हेल्प्स इन स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्स। तो ये स्पोर्स निकले हैं। स्पोर्स जो हैं वो यंग थैलस बनाते हैं और इनमें से जो हाफ स्पोर्स हैं दे विल डेवलप ए मेल गैमेटोफाइट एंड हाफ स्पोर्स विल डेवलप ए फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ फर्स्ट मेथड दिखाया गया है, डिके ऑफ द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द थैलस। ये जो ओल्ड पार्ट है थैलस का, अगर वो डिके हो जाता है तो उससे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और हर फ्रेगमेंट अपने आप में नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली कभी कभी यहाँ पर एडवेंटेशियस ब्रांचेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी यहाँ से एडवेंटेशियस ब्रांचेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है और ये ब्रांचेस जब मेन थैलस से अलग होती हैं तो दे कैन डेवलप ए न्यू प्लांट। गैमा कप के द्वारा होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है।
और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए। छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मार्केंशिया में जो गैमा कप्स हैं, आपके पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं हम। ये जो गैमा कप्स होते हैं दे आर प्रेजेंट नियर द मिड रिब। देखिए ध्यान से इनकी पोजीशंस देख लीजिए। ये मिड रिब पे प्रेजेंट होंगे, एपिकल नॉच के नीचे या मिड रिब के पास प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। डॉर्सल सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। कप्स हैं लेकिन धसे हुए अंदर की तरफ रहते हैं और अंदर ही गैमास का फॉर्मेशन होगा। हमें एक ऐसी यूनिट का फॉर्मेशन होना है यहाँ जो कि नए थैलस का फॉर्मेशन कर सके। गैमा आर द स्पेशल structure of the Markensia, and large number of the gammas are present in a specific structure which is known as the gamma cups. So the gamma cups have colorless and fringous margins and develop close to the growing regions. So gamma and club shaped mucilaginous hairs present in the gamma cup. So it has gamma, it has fringous margin, झालरदार इसकी मार्जिन्स हैं, गैमा कप है और ये थैलस में इस तरह से लगे हुए रहते हैं। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये तो है थैलस का पार्ट सारा, ठीक है, और इस थैलस के पार्ट में यहाँ लगे हुए हैं ये गैमा और इसके बीच बीच में लगे हुए होते हैं म्यूसिलेजिनस हेयर। नीचे आपको राइजोइड्स दिखेंगे, बीच म्यूसिलेजिनस हेयर्स इसके साथ में लगे हुए रहते हैं। तो देखिए इसमें दिखाया गया है गैमा की स्ट्रक्चर को। गैमा वास्तव में होती क्या चीज़ है? देखिए गैमा होती है एक ऐसा थैलस पार्ट, आउट ग्रोथ, जो कि अपने अंदर ग्रोइंग पॉइंट लिए हुए रहता है। बेसिक चीज़ आपको समझने की है। बाकी सब चीज़ें देखिए थैलस जैसी हैं, क्लोरोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं, दे हैव ऑयल सेल्स, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात होती है कि इसके पास इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इट हैज़ राइजोइडल सेल, इट हैज़ क्लोरोफिल सेल्स, इट हैज़ ऑयल सेल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक आउट ग्रोथ की फॉर्म में निकली हुई स्ट्रक्चर होती है। और कुछ समय बाद जब गैमा जर्मिनेट होते हैं तो देखिए ये गैमा जर्मिनेट हो रहा है, तो ये अपने अंदर से जहाँ पर ये नॉच है, ये ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से एक नए थैलस का ये फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। तो क्योंकि एक आउट ग्रोथ के रूप में वहाँ से निकला, इसीलिए इसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ में शामिल करते हैं। और इसकी खास बात है इसके पास इनिशियल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमा। सो दिस स्ट्रक्चर शोज द डेवलपमेंट ऑफ द गैमा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थैलस में एक गैमा इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैमा इनिशियल सेल है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है। इस ट्रांसवर्स डिवीजन से 3 सेल्स बनती हैं। लोअर सेल विच इज़ बेसल सेल, सेकेंड वन इज स्टॉक सेल एंड थर्ड वन इज़ प्राइमरी बॉडी सेल। अब जो लोअर सेल होती है, द बेसल सेल जो होती है, वो बेसल सेल तो सिर्फ इस गैमा को यहाँ अटैच कराने में हेल्प करती है। क्लियर है? ये बेसल सेल तो सिर्फ इसको, मेन थैलस जो है, दिस इज द थैलस सेल, दीज आर द थैलस सेल, तो ये थैलस सेल्स के साथ यहाँ अटैच करने में हेल्प करती है। इसके बाद सेकंड वन आती है स्टॉक सेल। स्टॉक सेल जो होती है वो स्टॉक का फॉर्मेशन कर देती है डिवीजन करके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल आती है वो आती है प्राइमरी बॉडी सेल। अब ये जो प्राइमरी बॉडी सेल होती है इसमें कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और उससे उन ट्रांसवर्स डिवीजन के होने के बाद यहाँ पर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन भी हो जाता है। और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद ये सेल्स लगातार डिवाइड होती चली जाती हैं और इसमें नॉच का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो नॉच बन जाती है, ये जो स्पेसिफिक नॉच जैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं दे हैव स्पेशल कैपेबिलिटी टू ग्रो इन ए थैलस। ठीक है, तो यहाँ ग्रोइंग पॉइंट डेवलप हो जाते हैं और फाइनली जो गैमा है वो अपनी शेप ले लेता है। इस शेप लेने के बाद यहाँ बाहर की तरफ की जो सेल्स होती हैं दे आर रिच इन क्लोरोफिल, और इनर सेल्स जो हैं दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल्ड विद स्टोरेज फूड मटेरियल, और यहाँ पर ऑयल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नॉचेस बन जाती हैं जिनके के अंदर ग्रोइंग पॉइंट होता है। ओके, और नीचे का जो पोर्शन है वो स्टॉक का फॉर्मेशन कर देता है।
सी है द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ गैमा। ये देखिए यहाँ पे म्यूसिलेजिनस हेयर्स हैं, ये म्यूसिलेजिनस हेयर्स वाटर का एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद ये यहाँ से जो गैमा है इसको, इसकी जो पकड़ है यहाँ से उसको कमज़ोर कर देते हैं और कमज़ोर कर देने के बाद गैमा जो है वो अपनी जगह से टूट जाते हैं। टूटने के बाद कुछ समय तक गैमा जब डोरमेंट स्टेट में पड़े रहते हैं, जब सही समय आता है और सही सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो उस सबस्ट्रेटम के पर ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के डॉर्सी वेंट्रल टाइप के नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज़ oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा, एग सेल होंगी। तो यहाँ की खास बात ये होती है कि जो डॉर्सल सरफेस होती है, मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं और जो मेल थैलस होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द मेल थैलस एंड दिस इज़ फीमेल थैलस। तो जो फीमेल थैलस है वहाँ पे आर्किगोनियोफोर का फॉर्मेशन होता है और मेल थैलस जो है वहाँ एंथेरिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। इसी के ऊपर मेल रिसेप्टिकल्स लगे हुए होते हैं और आर्किगोनियोफोर के अंदर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसे हम कॉमन अगर देखें तो हम इन्हें कहते हैं गैमीटोफोर्स, क्योंकि ये दोनों ही अपने ऊपर गैमीटोफोर मतलब जिसने अपने ऊपर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं युग्मक धर, यानी जिसने अपने ऊपर युग्मकों को, गैमीट्स को धारण किया हुआ है, उसको हम कहते हैं गैमीटोफोर्स। तो अगर मेल युग्मक को धारण किया है यानी एंथेरिडिया को धारण किया है तो हमने इसे कह दिया एंथेरिडियोफोर, और अगर फीमेल गैमीट को धारण किया है तो हम उसको कहते हैं आर्किगोनियोफोर। Going to study about the male thallus. So it has एंथेरिडियोफोर। अब देखिए कैसे है एंथेरिडियोफोर। आपने पढ़ा है कि साइड से निकल करके आएगा थैलस से, ठीक है। अब ये जो थैलस है, अभी आप ये देखिए, ये थैलस है आपका, मान लीजिए। और मैंने आपको बताया कि यहाँ लगे होंगे एंथेरिडियोफोर। दिस इज़ द लोकेशन, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो पोर्शन है ये है ये वाला, समझिए, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये ऊपर वाला है। अब ये पोर्शन जो है, क्योंकि ये थैलस का ही तो पार्ट है ना, तो जब थैलस का ही पार्ट है तो थैलस की वेंट्रल सरफेस पे तो राइजोइड्स रहेंगे और थैलस की अपर सरफेस पे जो सेल्स होंगी दे हैव फोटोसिंथेटिक रीजन, और यहाँ में नीचे से अगर ये उभर करके आ रहे हैं तो मैं कहूँगी स्टोरेज रीजन आएगा और उसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन आएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, यहाँ राइजोइड्स हैं और ये सारा का सारा कौन सा रीजन हो गया भाई, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन हो गया, इसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन। अब इसके ऊपर की तरफ अब हम जाते हैं तो यहाँ देखिए नीचे का पोर्शन तो ऐसे ही डेवलप होता जा रहा है, उसको थोड़ा ना पता है कि, उसे थोड़ी ना पता है कि मुझे प्रोस्टेट नहीं इरेक्ट जाना है, तो वो तो अपना डेवलपमेंट कर ही रही हैं सेल्स। तो यहाँ पर देखिए राइजोइड स्केल सब डेवलप हो रहा है, ये सारा का सारा आपका स्टोरेज रीजन है। और सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका फोटोसिंथेटिक जोन है। इस फोटोसिंथेटिक जोन के अंदर आप देख सकते हैं कि दे हैव एंथेरिडियल चैम्बर्स, और इस एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर लगी हुई हैं एंथेरिडिया, ओके। और यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8-9 एंथेरिडिया यहाँ पे लगी हुई दिखाई देंगी। एक खास बात आप इसमें देख सकते हैं कि जो एंथेरिडिया हैं, जो मेच्योर एंथेरिडिया हैं वो मिडिल में रहेंगी और जो नई बनती हुई एंथेरिडियाज हैं वो हमेशा किनारे की तरफ रहेंगी, ओके। तो ऐसे करके एंथेरिडियाज का फॉर्मेशन होगा। अब ये एंथेरिडिया कैसे बनेंगी, बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, समझिए। डेवलपमेंट ऑफ द एंथेरिडिया इज समवॉट सिमिलर एज द प्रेजेंट इन द रिक्सिया, ओके। वही एंथेरिडियल इनिशियल बनती है। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि एंथेरिडिया की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए वही स्टॉक है, इट हैज़ एंथेरिडियल चैम्बर, ये घर है और जिस घर के अंदर एंथेरिडिया प्रेजेंट है। इट हैज़ जैकेट, हमेशा आपको याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे हैव जैकेट्स अराउंड देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ एक सिंगल सेल्यूलर जैकेट प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर्ड जैकेट प्रेजेंट होगी। इसके बाद एंथेरोजॉइड मदर सेल्स होंगी और एंथेरोजॉइड मदर सेल्स होती हैं दे विल डेवलप
antheridia in future. So this picture shows how to develop a antheridia. antheridia का डेवलपमेंट कैसे होता है? जो एंथेरिडिया का डेवलपमेंट होता है उसके लिए वही एक एंथेरिडियल इनिशियल सेल बन जाती है। उस एंथेरिडियल इनिशियल सेल में एक टीएस होता है। टीएस होने के बाद एक लोअर सेल और एक अपर सेल बनती है। जो लोअर सेल होती है उसमें किसी भी तरीके का कोई डिवीज़न इन फ्यूचर नहीं होगा। अब बन गई अपर सेल। जो अपर सेल होती है उस सेल में प्राइमरी स्टॉक सेल और प्राइमरी एंथेरिडियल सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्राइमरी स्टॉक सेल, प्राइमरी एंथेरिडियल सेल का फॉर्मेशन होगा। जो प्राइमरी स्टॉक सेल है वो एक या दो टीएस करके स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन करती है और एंथेरिडियल सेल जो होती है उस एंथेरिडियल सेल के अंदर लगातार डिविजन्स होंगे। ठीक है, लगभग 8 लेयर्स इसकी बनती चली जाती हैं। जब ये 8 लेयर स्टेज पे चली जाती है, 1 2 3 4 और इसके पीछे 1 2 3 4 होंगे। जब ये 8 लेयर स्टेज पे चली जाती है तो इसमें हो जाता है एक पेरिक्लाइनल डिवीजन। मैंने आपको बता रखा है पेरिक्लाइनल डिवीजन याद करना है तो आप याद कीजिए कि जो डब्बे में डब्बा रखा हुआ होता है छोटा छोटा तो कैसे लेयर बनती है उसकी। तो हमेशा पेरिक्लाइनल डिवीजन पेरीफेरी को साथ में लेते हुए होता है और इसमें लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। सो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, इसमें पेरिक्लाइनल डिविजन्स हुए तो बाहर एक लेयर बन गई। ये लेयर डेफिनेटली क्या बनाएगी? जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी और अंदर एंड्रोगोनियल सेल प्रेजेंट है ही। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं दे आर फर्टाइल सेल, और ये जो फर्टाइल सेल्स होती हैं डेफिनेटली जैकेट सेल्स जो होंगी दे आर स्टेराइल सेल्स। स्टेराइल सेल्स किसको कहते हैं? जिनमें कि किसी भी तरह की जनन संरचना बनाने की क्षमता नहीं होती। दीज आर एंड्रोगोनियल सेल, दीज आर द फर्टाइल सेल्स। ठीक है, फर्टाइल सेल्स। अब ये जो फर्टाइल सेल्स होंगी इनसे आगे क्या बनना है भाई? एंथेरोजॉइड्स बनना है। तो अब कैसे बनता है? कोनियल सेल होती हैं, दे आर क्यूबॉइडल इन नेचर, और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये बाद में बना देती हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है और एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होती हैं उनमें डिवीज़न होता है और उससे डिवीज़न होने के बाद एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। सकते हैं ये एंथेरिडियल चैम्बर है और यहाँ एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। इन एंड्रोसाइट मदर सेल से एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं या हम कहें एंथेरिडियम या स्पर्म्स जो होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और यहाँ इस वॉल के डिजेनरेट होने के बाद ये यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, दे आर स्मॉल नैरोली कर्व्ड स्ट्रक्चर, इट हैज़ 2 फ्लैजिलास, और ये मूव करते हुए वाटर के साथ पहुँचते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्कीगोनिया ऑफ द मार्केंशिया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लगी हुई है आर्कीगोनियो 4, ऐसी संरचना जिसने अपने ऊपर आर्कीगोनिया को धारण किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये थैलस था जिसे कि प्रोस्टेट लेटा हुआ ग्रो करना था, लेकिन ये ग्रो हो रहा है सीधा। तो अपनी स्ट्रक्चर्स ये ऐसी कैसी बनाता जा रहा है, वही स्केल्स राइजोइड्स बने हुए हैं। ऊपर की तरफ स्टोरेज रीजन है और इसके ऊपर एसिमुलेटरी जोन है। इसके ऊपर की तरफ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आर्कीगोनियो 4 का फॉर्मेशन होता है और इस आर्कीगोनियो 4 के ऊपर आर्कीगोनियाज लगी हुई होती हैं। मैच्योर आर्कीगोनिया सेंटर के पास में होती हैं, मैच्योर आर्कीगोनिया अभी किनारे की तरफ रहती हैं। खास बात ये होती है कि यहाँ पर पेरिकीटियम लेयर एक बनी हुई होती है और ये पेरिकीटियम जो होती है ये इन आर्कीगोनिया को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम सिंपल आर्कीगोनिया जो ऊपर लटकी हुई हैं इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ हमें वही दिखाई देता है, स्टॉक, एग सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स, नेक सेल, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर, जैसा कि आपने रिक्सिया में पढ़ा था। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा कि ये थैलस जो सीधा सीधा बनता जा रहा था वहाँ पर ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कैसे बन गई। देखिए ये थैलस है, ठीक है, अब ये सीधा ग्रोथ कर रहा है तो इसको हम कह रहे हैं आर्कीगोनियल डिस्क। जैसा कि आर्कीगोनिया डेवलप होती है, थैलस की सेल्स इनिशियल बनाती है और वहीं से आर्कीगोनिया बन जाती है। ऐसा बन चुका है, ठीक है, आर्कीगोनिया बन गए हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो सेंट्रल रीजन है डिस्क का ये ग्रो ही करता चला जाता है। अब कोई चीज़ ऐसे ग्रो करती चली जाएगी
ठीक है। तो ग्रो करता चला जाता है तो जो साइड का रीजन है वो नीचे की तरफ झुकने लग जाता है, क्योंकि ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब ये लगातार बढ़ता चला जाता है तो ये रीजन नीचे की तरफ झुकने लगता है। जब ये नीचे की तरफ झुकने लगता है तो आप देखिए ये आर्किगोनियल डिस्क है, ये ऊपर लगातार बढ़ रहा है पोर्शन, तो ये नीचे की तरफ झुक गया है। अब ये जब झुक गया है और यहाँ प्रेजेंट था ग्रोइंग टिप, तो ये आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इट हैज़ ग्रोइंग टिप, तो इसकी सेल्स तो आगे की तरफ मूव करती जाएंगी। और जब इसकी सेल्स आगे की तरफ मूव करती चली जाती हैं, ग्रोथ करती चली जाती हैं, देन इट विल डेवलप एज रेज। इसे हम कहते हैं रेज। ओके, देन इट विल डेवलप एज ए रेज। जस्ट टू क्लियर द स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे एक और जूम बट इसका देख सकते हैं। देखिए ये सारी आर्किगोनिया लगी हुई हैं। ये रिसेप्टिकल लोब है जो कि आगे की तरफ बढ़ता चला गया, बीच का जोन, तो ये लगातार बढ़ता गया। और यहाँ क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट था तो यहाँ की सेल लगातार बढ़ती चली गई, इन्होंने बना दी रेस, और यहाँ बन गया पेरिकेटियम। और पेरिकेटियम जो है इसके ऊपर लगी हुई होती हैं आर्किगोनिया। दिस पिक्चर शोज द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। ओगोनियल इनिशियल सेल है, टीएस होता है जिसमें एक बेसल सेल बनती है और अपर सेल बनती है। बेसल सेल कुछ नहीं करती है, अपर सेल जो होती है उस अपर सेल में एक डिवीजन होता है, दो ऑब्लिक डिविजन्स हो जाते हैं जिसमें प्राइमरी एक्सेल सेल बनती है और पेरीफेरल सेल्स बन जाती हैं। ये आपकी प्राइमरी एक्सेल सेल होती है, इसमें डिवीजन होता है और इसमें डिवीजन होने से प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो कवर सेल होती है वो कवर सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है, और जो सेंट्रल सेल होती है उसमें डिवीजन होता है जिससे बनते हैं प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो डिवाइड करके नेक्स का फॉर्मेशन कर देती है, नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है, और वेंट्रल सेल जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल का फॉर्मेशन कर देती है। वेंट्रल सेल जो है उसमें डिवीजन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन मार्केंशिया। तो यहाँ देखिए ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये ऊपर लटकी हुई हैं तो आपको ऐसी ही दिखाई देंगी। अब ये जो जाइगोट है इसमें एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, टीएस के बाद एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है जिससे क्वाड्रेंट स्टेट आ जाती है, और इस क्वाड्रेंट स्टेज में एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर फिर डिविजन्स होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि 8 सेल ऑक्टेंट स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे वाली जो हाइपोबेसल सेल्स होती हैं दे विल डेवलप फुट एंड सीटा। ओके, तो यहाँ वाली जो सेल्स होती हैं दीज आर द हाइपोबेसल सेल, तो दे विल डेवलप फुट एंड सीटा। ठीक है, और जो ऊपर की सेल्स होती हैं वो बनाएंगी कैप्सूल। तो यहाँ बनेगा कैप्सूल, यहाँ बनेगा फुट एंड सीटा। अब आप देखिए इसमें लगातार डिविजन्स होते गए, लगातार डिवीजन होने के बाद इन्होंने फुट बना दिया। यहाँ पर दूसरी सेल्स हैं दे विल डेवलप सीटा, और बाकी का जो पोर्शन है उसने कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, अब जो इसका कैप्सूल पोर्शन है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं। इस स्पोरोजेनस टिश्यूज़ में डिवीजन होने के बाद 2 तरह की सेल्स बनती हैं, इलेटर्स और स्पोर्स। ठीक है, वेंट्रल सेल्स जो होती हैं जैसे पहले भी होता था कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन कर देती हैं, और यहाँ पर एक कैप्सूल वॉल के अंदर सारे के सारे स्पोर्स अरेंज रहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर द मैच्योर पोजीशन ऑफ ऑल थिंग्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कैलिप्ट्रा बन गए हैं, यहाँ जो स्पोर्स हैं ये फुट अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, सीटा कैप्सूल पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये रेज हैं, और यहाँ जो स्पोर्स हैं इनके साथ इलेटर्स हैं, ये कुछ समय बाद ये बस्ट होंगे और यहाँ से स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे। जब भी आपसे मार्केंशिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो स्पोरोफाइट अक्सर पूछ लिया जाता है। अब आपको एक एक पार्ट का काम आना ज़रूरी है। देखिए तो टिश्यू डिस्क है, इसके नीचे प्रेजेंट है फुट। अब फुट का काम क्या होगा, फुट यहाँ से फूड का अवशोषण करेगा और वो इस एरिया को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा इस फुट का काम क्या है कि ये इससे इस एरिया में यानी कि आर्किगोनियोफोर का ये जो पोर्शन है इसमें धंसा करके रखने का काम करेगा।
क्लियर है। देन सीटा। अब सीटा का काम क्या करता है? सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कैप्सूल और फुट के बीच में कांटेक्ट बनाए रखने का काम करता है। कांटेक्ट के थ्रू ये इसे अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स और इलेटर्स। ये जो इलेटर्स होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि जब ये मैच्योर हो चुकी होती हैं तो ये वातावरण से नमी को सोख लेते हैं और कॉइल्ड मूवमेंट, कुंडलन गतियाँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि ये फैलने सिकुड़ने लगते हैं। जब ये फैलने सिकुड़ने लगते हैं तो ये इस वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। यहाँ की जो जैकेट की वॉल्स हैं जिनके ऊपर थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं, इन जैकेट की वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर जनरेट करने लगते हैं और जब प्रेशर जनरेट करते हैं तो ये वॉल्स टूटने लगती हैं। जब ये वॉल्स टूटने लगती हैं तो यहाँ से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है, यानी समझिए यहाँ से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्स, जहाँ पे न्यूक्लियस है, इट हैज़ एक्साइन एंड एंटाइन लेयर जो कि स्पोर कोट का पार्ट है, और ये स्पोर्स जो हैं एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बाद बहुत समय तक स्पोर एक्साइन के अंदर ऐसे ही बने रहते हैं। जब अच्छी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो ये अपने अंदर वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने से इनकी जो आउटर लेयर है वो बस्ट हो जाती है और बस्ट होने के बाद इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड होने लगती हैं। पहला एक राइजोइड बनता है, इसके बाद लगातार डिवीजन होने के बाद एक नए थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। We can see the life cycle of the Markensia. We have female plant, we have male plant. Male plant के अंदर एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर के अंदर एंथेरिडियम, एंथेरिडियम में एंथेरिडोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर में आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में एग का फॉर्मेशन होता है। दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट वूस्पोर बनाता है, ऑक्टेंट स्टेट आती है, स्पोरोगोनियम बनता है। दिस इज़ द मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया। और इसके बाद इसमें लगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इलेटर्स खास तौर से यहाँ बनते हैं। देन स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद स्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसमें से हाफ स्पोर्स मेल थैलस का। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।